Hello everyone, I am Sanjay Rathore. This is the fourth part of agrometeorology, and in this chapter we will mainly study about classification of climate, then agroecological regions and agroclimatic zones, then climate change. And I would say the climate change, particularly climate change, is very important topic for exam point of view, because this is the burning topic, and as we all know, climate change is happening right now, and it will be it will intensify over the years. Okay, so most of most number of the questions are being asked from this chapter. Okay, so you have to make a short notes, or you can write down the important points on the book itself. Okay, then let's start. Okay, before we start, I want to say that कि हमारा जो बैच है JRF एग्रोनॉमी का 2026 के लिए है ना, वो स्टार्ट होगा 20 अप्रैल से. ठीक है, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन देन यू कैन ज्वाइन, एंड आपको जस्ट वेबसाइट विजिट करना है हमारा, दैट इज़ learn.trikyagriculture.com, और यू कैन व्हाट्सएप अस ऑन दिस नंबर ऑल्सो. ओके, और ये जो है बेसिक से एडवांस होगा. इट मीन्स पहले हम रेडी और SR रेडी बुक कवर करवाएंगे अच्छे से, है ना. और क्योंकि ये बेसिक बुक है, सारे ही स्टूडेंट्स यहीं से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, इसके बाद जो है अदर बुक्स और चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स पे जाएंगे, है ना. जैसे कि वीर साइंस के लिए हमारा TK दास वाला बुक हो गया, है ना. TK दास की बुक कंप्लीट नहीं है, बट कुछ चीज़ें जो है हम लोग इधर उधर से कवर करके कंप्लीट करते हैं उसको, है ना. फिर बाकी अदर चैप्टर से, जैसे सॉइल साइंस ट्रीटाइज से, ISSS से, है ना, सॉइल साइंस पढ़ा दिया. सॉइल साइंस के लिए और भी बुक्स यूज़ करते हैं हम, जैसे कि एक तो SR रेड्डी में भी काफ़ी अच्छा सॉइल साइंस दिया हुआ है ना. इसके बाद TPNM का बुक है, टेक्स्ट बुक ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, है ना. इसके बाद कुछ चीज़ें जो है टिसडेल नेल्सन वाली बुक में भी अच्छी दी हुई है ना. तो सब कुछ हम मर्ज करके एक कंप्लीट जो है ना, बैच हमने बनाया है, और कंप्लीट जो है नोट्स है हमारा. तो सारी ही टॉपिक्स बहुत अच्छे से कवर हो जाता है ना. तो यू कैन ज्वाइन, एंड these are our team members, you can go through it. Okay, then let's start. Classification of climate. Okay, classification of climate से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं. इसमें सबसे पहला ये है कि वह पर्सन कौन है जिसने सबसे पहले क्लासीफाई किया था क्लाइमेट को, है ना. तो दैट इज़ डी कैंडोले. ठीक है, डी कैंडोले वॉज द पर्सन हु हैज़ क्लासीफाइड द क्लाइमेट फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है, 1900 AD में, और उन्होंने वेजिटेशन के बेसिस पे जो है क्लाइमेट को क्लासीफाई किया था, है ना. तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकता है कि वेजिटेशन के बेसिस पे क्लाइमेट को क्लासीफाई किसने किया, है ना. ये एक क्वेश्चन हो गया. दूसरा क्वेश्चन हुआ कि किसने जो है सबसे पहले क्लाइमेट को क्लासीफाई किया था, है ना. तो दैट इज़ डी कैंडोले. ठीक है, इसके बाद कोपेन है. कोपेन वॉज द फर्स्ट पर्सन टू क्लासीफाई क्लाइमेट बेस्ड ऑन वेदर एलिमेंट्स. तो अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि वेदर एलिमेंट के बेसिस पे, है ना, क्लाइमेट को क्लासीफाई किसने किया था. ठीक है, सबसे पहले तो वो है कोपेन, दैट इज़ 1936, है ना. इसके बाद जो है बहुत सारे क्लासिफिकेशंस दिए गए, बट उसमें से मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड जो है ना, वो है कोपेन का और थॉर्नवेट का. ठीक है, थॉर्नवेट एंड कोपेन का जो क्लासिफिकेशन है मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है. इसके बाद एक लाइन और इम्पॉर्टेंट है कि क्लासिफिकेशन सुटेबल फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस वाज प्रपोज्ड बाय ट्रोल इन 1965, है ना. तो जो ट्रोल था, इन्होंने क्या किया कि क्लाइमेट को एग्रीकल्चर के पर्पस के लिए जो है क्लासीफाई किया था, है ना. एग्रीकल्चर के बेसिस पे, है ना, कि फार्मिंग हमारा अच्छे से किया जा सके, उसके बेसिस पे जो है क्लासीफाई किया था क्लाइमेट को. तो वो कौन है पर्सन? ट्रोल, है ना, 1965 में. ईयर भी इम्पॉर्टेंट है. मान लो क्वेश्चन आ गया कि स्टेटमेंट में ही पूछ लिया, है ना, कि क्लासिफिकेशन सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर पर्पस वाज प्रपोज्ड बाय ट्रोल, और ईयर दे दिया वहाँ पर 1865. तो यहाँ पर तो ईयर गलत है, बाकी सब चीज़ें सही हैं, तो यहाँ पर स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, है ना. तो ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं, तो इसलिए ईयर भी अब इम्पॉर्टेंट बन जाता है. ठीक है, ईयर में प्लस माइनस थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, 1960, 1968 ऐसे आगे पीछे थोड़ा बहुत चलेगा, बट बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए, है ना. तो इस चीज़ का ध्यान रखना. इसके बाद कोपेन का क्लासिफिकेशन है
इसमें उन्होंने क्लासीफाई कैसे किया था? हाँ, कोपेन वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने वेदर एलिमेंट के बेसिस पे क्लासीफाई किया था, और वो वेदर एलिमेंट क्या थे? एनुअल एंड मंथली मीन्स ऑफ टेम्परेचर एंड ऑल्सो प्रिसिपिटेशन, है ना। तो इन्होंने मीन मंथली टेम्परेचर लिया था और एनुअल प्रिसिपिटेशन लिया था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि मंथली कौन सा है और एनुअल कौन सा है ना। तो एनुअल यहाँ पर प्रिसिपिटेशन हो गया और मंथली टेम्परेचर हो गया, है ना। तो ये चीज़ याद रखना। इसके बाद इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट इवन द कूलेस्ट मंथ, अब उनका जो क्लासिफिकेशन है उसको अपन देखते हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर द क्लाइमेट इज़ डिवाइडेड इनटू ट्रॉपिकल, टेम्परेट, कोल्ड एंड पोलर। तो ट्रॉपिकल किसको बोलेंगे हम, है ना। तो ट्रॉपिकल ऐसे क्लाइमेट को बोलेंगे जिसमें जो कूलेस्ट मंथ है, जहाँ पर ठंडी सबसे कम पड़ेगी, है ना। सॉरी, कम बोल रहा हूँ, है ना। टेम्परेचर बहुत कम होगा और ठंडी सबसे ज़्यादा पड़ेगी, ठीक है। तो उस मंथ में जो है टेम्परेचर कितना रहेगा हमारा? मोर देन 18 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो मोर देन 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मान लो साउथ इंडिया है, तो साउथ इंडिया में जब ठंड का मौसम होगा, है ना, तो उस ठंड के मौसम में टेम्परेचर, जो एवरेज टेम्परेचर रहेगा मंथ का, वो कितना रहेगा? 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहेगा, है ना। तो ऐसे क्लाइमेट को हम क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है। इसके बाद जो है, अगर ऐसे रीजन्स जिनका कूलेस्ट मंथ का टेम्परेचर, है ना, -3 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? टेम्परेट क्लाइमेट। हिंदी में शायद समताप बोलते हैं इसको, है ना। तो समताप जलवायु शायद। तो याद रखना, ट्रॉपिकल क्लाइमेट ऐसे क्लाइमेट जिनका कूलेस्ट मंथ का एवरेज टेम्परेचर कितना रहेगा? मोर देन 18 डिग्री सेल्सियस, उसे हम ट्रॉपिकल क्लाइमेट बोलेंगे। और टेम्परेट क्लाइमेट उसे बोलेंगे जिसमें -3 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा कूलेस्ट मंथ का, है ना, एवरेज। इसके बाद कोल्ड क्लाइमेट किसको बोलेंगे? जिसमें जो एवरेज टेम्परेचर है ना, वो कितना रहेगा कूलेस्ट मंथ का? लेस देन -3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद पोलर क्लाइमेट किसे बोलेंगे? एवरेज टेम्परेचर ऑफ वार्मेस्ट मंथ, है ना, इसमें याद रखना। पोलर बस में वार्मेस्ट मंथ का है, क्योंकि पोल्स में तो मोस्टली क्या होती हैं? कोल्ड मंथ्स ही होती हैं वहाँ पर, है ना। कोल्ड मंथ्स ही होती हैं वहाँ पर, कूलेस्ट मंथ ही होती हैं मोस्टली वहाँ पर। तो इसलिए वहाँ पर जो समर है, जो वार्मेस्ट मंथ है, वो कम होगा, इसलिए यहाँ पर वार्मेस्ट मंथ का को लिया गया है, ठीक है। तो वहाँ पर वार्मेस्ट मंथ का टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर कितना रहेगा? लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तब हम उसे पोलर क्लाइमेट बोलेंगे, ठीक है। इसको एक बार फिर से देख लो। अगर कूलेस्ट मंथ का टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है ना, एवरेज, तो ट्रॉपिकल बोलेंगे। -3 से 18 है तो टेम्परेट बोलेंगे। और कोल्ड कब बोलेंगे? जब लेस देन -3 डिग्री सेल्सियस से कम है। और पोलर कब बोलेंगे? जब वार्मेस्ट मंथ का, बस याद रखना, पोलर बस का वार्मेस्ट मंथ है ना। और क्यों है ये बता दिया मैंने। तो वहाँ पर लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। इसके बाद जो है ड्राई क्लाइमेट, है ना। ड्राई क्लाइमेट किसे हम बोलेंगे? जहाँ पर एनुअल रेनफॉल कम होगा और इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। इट मीन्स यहाँ पर इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है और आपका प्रेसिपिटेशन जो है वो कम हो रहा है ना। तो ऐसे हम रीजन्स को क्या बोलेंगे? ड्राई क्लाइमेट बोलेंगे ना, ड्राई क्लाइमेट। और कोपेन ने 6 ग्रुप में जो है क्लासीफाई किया था क्लाइमेट को, सॉरी 6 बोल रहा हूँ, 5 ग्रुप्स में जो है क्लासीफाई किया था ना, A to E। अब इनको आया तो नहीं है एज सच यहाँ से क्वेश्चन, बट आ सकता है आजकल, जो क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो ऐसे अब चीज़ों से भी क्वेश्चन आने लगा है जो एक्सपेक्टेड नहीं होता है थोड़ा सा, है ना। तो आप इसको पढ़ सकते हैं A B C D E तक, है ना। सेम चीज़ है इसमें, हमने 4 चीज़ तो पढ़ ली कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट किसे बोलेंगे, है ना। यहाँ पर 18 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, एवरेज टेम्परेचर कूलेस्ट मंथ का, है ना। इसके साथ साथ और क्या याद रख सकते हो? प्रिसिपिटेशन इज़ रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड रेनफॉल इज़ मोर देन इवेपोरेशन, ठीक है। तो एक ये चीज़ ऐड कर लेना, तो ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर इवेपोरेशन कम होगा, रेनफॉल ज़्यादा होगा, ठीक है। अब ट्रॉपिकल ड्राई क्लाइमेट है, तो यहाँ पर टेम्परेचर तो सेम है, एवरेज टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस, बट रेनफॉल इज़ लेस देन इवेपोरेशन। तो ड्राई है ना, इसलिए इवेपोरेशन यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है और रेनफॉल कम हो रहा है, ठीक है। इट इज़ सब डिवाइडेड इनटू एरिड BA एंड सेमी एरिड BS, ठीक है। क्लाइमेट इसके बाद आता है आपका माइल्ड टेम्परेट रेनी क्लाइमेट एंड कोल्ड स्नो क्लाइमेट, ठीक है।
तो माइल्ड जो टेम्परेट रेनी क्लाइमेट है, इसमें वही कूलेस्ट मंथ का एवरेज टेम्परेचर 18 से -3 डिग्री सेल्सियस होगा, है ना। और कोल्ड स्नो क्लाइमेट का जो है क्या रहेगा, लेस देन -3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और यहाँ पर जो रेनफॉल होगा वो स्नो के फॉर्म में होगा, ठीक है, स्नो के फॉर्म में होगा। इसके बाद पोलर क्लाइमेट का तो हमने पढ़ लिया। वार्मेस्ट मंथ का टेम्परेचर लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस होगा, और इसको सब डिवाइड हम कर सकते हैं टुंड्रा क्लाइमेट में और आइस कैप क्लाइमेट्स वगैरह में, ठीक है। तो ये 5 तो मेरे हिसाब से याद हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर एक चीज़ दिया है, एग्जांपल दिया है कि मोस्ट ऑफ द सदर्न इंडिया कम्स अंडर दिस ग्रुप। तो ग्रुप कौन सा है, BSMHA। तो एक्चुअली ये जो कोपेन का क्लाइमेट है उसको एक नाम देने का मेथड है उनका, है ना, कोपेन के क्लाइमेट में। तो BS यहाँ पर B क्या डिनोट कर रहा है, ट्रॉपिकल ड्राई क्लाइमेट। S क्या डिनोट कर रहा है, सेमी एरिड, ठीक है। M क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पर, रेनफॉल रिसीव्ड ड्यूरिंग मानसून सीजन मेनली, है ना। एंड एवरेज एनुअल टेम्परेचर इज़ मोर देन 18 डिग्री सेल्सियस, जिसको H से डिनोट कर रहे हैं ये लोग, है ना। और जो समर रहेगा वो लॉन्ग रहेगा और हॉट रहेगा, ठीक है, उसको A से डिनोट कर रहे हैं। तो सदर्न इंडिया में कौन सा क्लाइमेट पाया जाता है अकॉर्डिंग टू दिस कोपेन, BSMHA, ठीक है। तो ये याद रखना, कभी आ सकता है। इसके बाद जो थॉर्नवेट का क्लासिफिकेशन है, याद रखना, ये किसके बेसिस पे है, प्रिसिपिटेशन इंडेक्स, TE इंडेक्स एंड सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, इसके बेसिस पे है। अब यहाँ पर PE इंडेक्स क्या है, प्रिसिपिटेशन ऑफ इफेक्टिवनेस इंडेक्स, ठीक है, जो कि क्या है, P स्टैंड्स फॉर प्रिसिपिटेशन, एनुअल प्रिसिपिटेशन, एंड E स्टैंड्स फॉर एनुअल इवेपोरेशन, है ना। तो साल में आपका प्रिसिपिटेशन कितना हुआ, डिवाइडेड बाय एक साल में इवेपोरेशन कितना हुआ, ठीक है। इन दोनों का एवरेज क्या कहलाएगा, PE इंडेक्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आ जाता है, ये याद रखना, है ना। और इसके थॉर्नवेट के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है, एरिड क्लाइमेट जिसमें PE इंडेक्स लेस देन 16 होगा, है ना, वेजिटेशन डेजर्ट टाइप का होगा। सेमी एरिड जो है 16 से 31, आने के चांसेस कम है बट आ सकते हैं, तो आप लोग इसको पढ़ लेना, है ना। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आता है वो आता है इससे, जो आपका MDI है, MDI के बेसिस पे, है ना, MDI मॉइस्चर डेफिसिट इंडेक्स के बेसिस पे, वहाँ आज तक क्वेश्चन काफ़ी पूछा है ना। बट ये भी आ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू थॉर्नवेट PE इंडेक्स के बेसिस पे, है ना, कौन सा क्लाइमेट में क्या होगा PE इंडेक्स, ठीक है। तो आ सकता है बट चांसेस कम है, बट स्टिल याद रख लेना इसको, ठीक है, क्योंकि आजकल का जो पैटर्न है तो अपन क्लियरली नहीं बोल सकते। इसके बाद TE इंडेक्स, है ना, TE इंडेक्स का फॉर्मूला है T - 32/4, एटलीस्ट फार्मूला तो याद ही रख लेना। TE स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर इफेक्टिवनेस, ठीक है। इसके बेसिस पे जो है सेम 0 होगा तो फ्रॉस्ट TE, है ना, टुंड्रा पे 1 to 15, टाइगा में जो है 16 to 31, माइक्रोथर्मल, फिर मीजोथर्मल एंड थर्मल, ठीक है, इसको याद रखना। इसके बाद जो है ट्रोल का क्लासिफिकेशन, ठीक है। ट्रोल का क्लासिफिकेशन हमें पता है किसके बेसिस पे है, टेम्परेचर एंड ह्यूमिड मंथ्स, ठीक है। टेम्परेचर एंड ह्यूमिड मंथ्स जो हैं, एक मिनट, टेम्परेचर एंड एवरेज टेम्परेचर और एवरेज ह्यूमिड मंथ्स के बेसिस पे किसने क्लासीफाई किया था, ट्रोल ने। और ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। तो इन दिस क्लासिफिकेशन ट्रॉपिकल रीजन्स इज़ वन ऑफ द वेयर मीन मंथली टेम्परेचर इज ऑफ कूलेस्ट मंथ इज मोर देन 18 डिग्री सेल्सियस। तो वही है जो थॉर्नवेट कोपेन ने कहा था, ठीक है। बाकी ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आने के चांसेस तो कम ही हैं। इसके बाद आता है मॉडिफाइड ट्रोल क्लासिफिकेशन, जिसको यूज़ करता है कौन, इक्रीसैट, है ना। इक्रीसैट जो है यूज़ करता है ट्रोल का मॉडिफाइड क्लासिफिकेशन, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग जो है 88% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज़ अंडर ट्रॉपिक्स, और द रीजन्स विद मीन एनुअल टेम्परेचर वही है, कूलेस्ट मंथ का 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा, है ना। और ड्राई सेमी एरिड ट्रॉपिक्स का रीजन होगा 57%। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि 88% जो है ट्रॉपिकल के अंडर में आ रहा है, तो 57 जो है ड्राई सेमी एरिड के अंदर में कैसे आ रहा है, ठीक है। तो देख लेना इसको, ट्रॉपिकल 88, है ना, लाइन एज इट इज़, लाइन को याद रख लेना कि 88% जो है जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया किसके अंडर में आता है, ट्रॉपिक्स के अंडर में, और 57 आता है ड्राई सेमी एरिड के बेसिस पे, ठीक है।
ड्राई सेमी एरिड 57, एरिड 17, सेमी एरिड एरिड वेट 12 और 1.1 ह्यूमिड। ठीक है, तो ये याद रखना। जो इक्रीसैड का मॉडिफाइड क्लासिफिकेशन है ट्रोल का, है ना, उसके बेसिस पे है ये। अब यहाँ पर मॉइस्चर डेफिसिट इंडेक्स, जिसको किसने अडॉप्ट किया है, AICRPDA ने, है ना, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, जो कि हैदराबाद में है। ठीक है, 1970 में बना था ये, 1970 के अराउंड। तो इसका जो फार्मूला है इंपॉर्टेंट है, फार्मूला भी पूछ लेता है कई बार, है ना, दैट इज प्रेसिपिटेशन माइनस पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन डिवाइडेड बाय पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन इनटू 100। ठीक है, एक चीज़ याद रखना कि जैसे बुक में लिखा है, हम इसको एज इट इज़ पढ़ लेंगे तो वो कम याद होगा, रादर देन आप एक नोटबुक रखें, रफ रखें और इसको लिखें भी, P माइनस PET अपॉन PET इंटू 100। ठीक है, तो उसको आप लिखेंगे ना तो और ज़्यादा अच्छे से याद होता है वो। तो ये टेक्निक जो है ज़रूर फॉलो करना। तो MDI का जो क्लासिफिकेशन है यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, ये फार्मूला याद रखना और इसके बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है, जैसे कि एरिड क्लाइमेट का, वहाँ पर MDI कितना होगा, मोर देन -66.6। ठीक है, सेमी एरिड का होगा -33 से -66, फिर सब ह्यूमिड का होगा 0 to -33। ठीक है, इसमें और भी हैं, जैसे कि ड्राई सब ह्यूमिड। ठीक है, यहाँ पर ये ड्राई सब ह्यूमिड होगा। ठीक है, इसके ऊपर आता है वेट सब ह्यूमिड। ठीक है, वेट सब ह्यूमिड जिसका होगा 0 से +20। ठीक है, 0 से +20 होगा। और इसके बाद आएगा आपका ह्यूमिड। ठीक है, ह्यूमिड जिसका होगा वैल्यू, MDI वैल्यू +20 से 99। ठीक है, और पर ह्यूमिड का इसके बाद आएगा पर ह्यूमिड। ठीक है, पर ह्यूमिड का होगा मोर देन 100। ठीक है, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं अपन एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स पे। तो एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं सबसे पहले। एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स का जो डेफिनेशन है ना, परिभाषा, वो सबसे पहले किसने दिया था, FAO ने दिया था। ठीक है, FAO ने 1983 में एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स को, है ना, डिफ़ाइन किया था 1983 में FAO ने। ठीक है, और इंडिया में एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स किसने दिया था, तो ये दिया था प्लानिंग कमीशन ने, है ना, प्लानिंग कमीशन, जिसे पहले नीति आयोग शायद अब बोलते हैं, ना, पहले प्लानिंग कमीशन था, अब नीति आयोग बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इन्होंने 1988-89 में जो है क्या दिया था, एग्रोक्लाइमेटिक जोन। और इसके बेसिस पे उन्होंने मतलब इंडिया को जो है प्लानिंग कमीशन ने कितने पार्ट में डिवाइड किया था, 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया था। ठीक है, और सब एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स, जिसको आप नार्प बोलते हैं या ICR बोलते हैं, है ना, उन्होंने 127, ठीक है, कहीं पे 131 लिखा है, कहीं पे 127 लिखा है। ठीक है, तो ये याद रखना, नार्प या ICR ने कितने में डिवाइड किया था, 127 या 131 में। ठीक है, NARP ने, जो कि ICR का ही इंस्टीट्यूट है, तो आप अलग से नहीं कह सकते कि ICR ने अलग दिया है और NARP ने अलग दिया है ना, क्योंकि लाइक यहाँ पर डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं ICR की, जो डिफरेंट चीज़ों पे काम कर रहा है। जैसे सॉइल साइंस के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस है। अब सॉइल में सैलिनिटी के लिए, है ना, अलग इंस्टीट्यूट है, फार्मिंग सिस्टम के लिए अलग इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनिक के लिए अलग है ना, तो वो ICR के इंस्टीट्यूट्स ही हैं ना। तो किसी काम को पर्टिकुलरली जो स्पेशलाइजेशन है जिसका, जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट जिस पे काम कर रहा है उसी को देंगे, है ना। तो है तो ICR की बॉडी ही, तो यहाँ पर इसको क्लासीफाई करने के लिए NARP ने जो है फर्दर क्लासीफाई किया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, सब एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स, जो कि कितने हैं, 127, 131। ठीक है, तो याद रखना प्लानिंग कमीशन, है ना, ईयर याद रखना। और एक कौन सा 5 ईयर प्लान था, अब 5 ईयर प्लान तो बंद हो चुका है ना, अब 5 ईयर प्लान पे इंडियन गवर्नमेंट काम नहीं करती। ठीक है, तो ये कौन सा 5 ईयर प्लान था, 7th 5 ईयर प्लान था। ठीक है, 1988 से 89 के बीच में दिया था इन्होंने। 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन में प्लानिंग कमीशन ने डिवाइड किया था, और सब कितने हैं, सब एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स तो 127 के अराउंड। ठीक है, कहीं कहीं पे 131 भी दिया है। अब एग्रोक्लाइमेटिक जोन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, FAO ने दिया था। ठीक है, अब एग्रोक्लाइमेटिक जोन क्या होती हैं, ठीक है, दीज जोन्स आर बेस्ड ऑन होमोजेनिटी इन
एग्रो कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉइल टोपोग्राफी, क्रॉपिंग पैटर्न, फार्मिंग सिस्टम, वाटर रिसोर्सेज, द कंट्री बीन डिवाइडेड इनटू 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन बाय प्लानिंग कमीशन। ठीक है, तो ये याद रखना, एक कॉन्सेप्ट है एग्रो इकोलॉजिकल रीजन का और एक कॉन्सेप्ट है एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स का, है ना। तो ये याद रखना, एग्रो इकोलॉजिकल रीजन को जो है हम एक प्लस पॉइंट किस चीज़ का है, सॉइल टाइप का, सॉइल टाइप बोल सकते हैं, सॉइल टोपोग्राफी बोल सकते हैं। दूसरा बायो टाइप का, ठीक है, और तीसरा लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड का, है ना। लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड मीन्स पीरियड ऑफ मॉइस्चर अवेलेबिलिटी। तो ये याद रखना कि दो रीजन्स हैं जहाँ पर रेनफॉल सेम हो रहा है ना। सपोज 2000 mm रेनफॉल हो रहा है, एग्रोक्लाइमेटिक जोन का एक कोई पार्ट ए है ना, और एग्रोक्लाइमेटिक जोन का कोई पार्ट बी है जहाँ पर सेम जो है रेनफॉल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बट सॉइल टाइप क्या है कि यहाँ पर क्लेई है और यहाँ पर क्या है, सैंडी है। तो सीधी सी बात है, एग्रोक्लाइमेटिक जोन में जो है मॉइस्चर जल्दी डिप्लीट हो जाएगा और क्ले वाले में ज़्यादा लंबे समय तक रहेगा। तो यहाँ पर मॉइस्चर एबिलिटी ज़्यादा है, इट मीन्स यहाँ पर हम क्रॉप का ड्यूरेशन भी ज़्यादा हो सकता है, यहाँ पर कम होगा एग्रोक्लाइमेटिक जोन में, है ना। तो ये दिक्कत आ रही थी एग्रोक्लाइमेटिक जोन में कि दो रीजन्स हैं जिनके रेनफॉल सेम है बट वहाँ पर मॉइस्चर की एबिलिटी एक में कम है एक में ज़्यादा है। तो फर्दर जो है एग्रोक्लाइमेटिक रीजन या एग्रोक्लाइमेटिक जोन का एग्रो इकोलॉजिकल रीजन या एग्रो इकोलॉजिकल जोन का कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसमें उन्होंने लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड को ऐड किया, है ना, जिसका मीनिंग होता है पीरियड ऑफ मॉइस्चर एबिलिटी, है ना। तो यहाँ पर दो रीज़न है जिनके रेनफॉल सेम हो सकते हैं बट सॉइल टाइप डिफरेंट होने के कारण, इवन टेम्परेचर डिफरेंट होने के कारण जो पीरियड है मॉइस्चर एबिलिटी का वो डिफरेंट हो जाता है ना। तो ये इसका एडवांटेज कौन ले जाएगा, एग्रो इकोलॉजिकल रीजन। अब एग्रो इकोलॉजिकल रीजन कितने हैं इंडिया में, तो ये हैं 20। ठीक है, एग्रो इकोलॉजिकल रीजन कितने हैं इंडिया में, तो ये है 20। अब 20 में किसने डिवाइड किया, तो ये किया ICR के इंस्टीट्यूट ने, दैट इज़ LBSS एंड LUP जो कि नागपुर में है ना। तो ICR का इंस्टीट्यूट है तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता, मतलब कुछ भी बोल सकता है ओके। LBSS एंड LUP के अकॉर्डिंग कितना है ना, तो ICR का इंस्टीट्यूट ही तो है, तो ICR के अकॉर्डिंग भी वही हुआ। ठीक है, तो ICR या LBSS एंड LUP के अकॉर्डिंग एग्रो इकोलॉजिकल रीजन कितने हैं 20, और सब एग्रो इकोलॉजिकल रीजन कितने हैं, दैट इज़ 60। ठीक है, तो सब यहाँ पर 60 है, वहाँ पर कितना था 127। ठीक है, तो ये याद रखना। अब इसमें मेनली क्या दिया हुआ है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अगर आपको जियोग्राफी पता है इंडिया का, है ना, तो बहुत अच्छे से आप याद रख सकते हो। बट इसमें अपन मेन चीज़ें बस पढ़ेंगे, जैसे कि ईस्टर्न हिमालयन जोन हो गया, जो अपना नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है ना। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं मेघालय वगैरह, है ना, असम, मणिपुर, ये सब। तो यहाँ पर शिफ्टिंग, नागालैंड भी वहीं पे है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन यहाँ पर प्रोमिनेंट है, याद रखना, है ना। 1/3 पार्ट में जो है वहाँ पर कल्टीवेट किया जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, तो ईस्टर्न हिमालयन जोन में किया जाता है ये चीज़। ठीक है, वेस्टर्न हिमालयन जोन में कौन सा आएगा, अपना ईस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट वाला, तो वेस्ट अपना हो गया JNK, हिमाचल प्रदेश, ये वाला रीजन हो गया, है ना। फिर लोअर गैंजेटिक प्लेन्स हैं, मोस्टली एलुवियल सॉइल पाया जाता है यहाँ पर, वेस्ट बंगाल वाला रीजन है ना, फ्लड्स वगैरह प्रोन है ये। इसके बाद अपन इम्पोर्टेंट बस देखेंगे, इसमें देखो पढ़ने जाओगे तो बहुत कुछ है बट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन सिर्फ मेन पॉइंट देखेंगे। ठीक है, MSc में आपको लाइक या फिर ARS वगैरह के एग्ज़ाम में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर पूरा लिखना पड़ता है, सारे क्लाइमेटिक जोन्स कौन से रीज़न आते हैं, इवन डायग्राम भी बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, एरिया वगैरह और सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, तो अब अभी अपने काम का नहीं उतना। ठीक है, तो ट्रांस गैंजेटिक प्लेन्स जो हैं, ठीक है, ये याद रखना, यहाँ पर पर्टिकुलरली हाईएस्ट नेट सोन एरिया है, हाईएस्ट इरीगेटेड एरिया है, हाईएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी है और हाई ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन है यहाँ पर। तो इस कारण से कुछ फेमस हो जाता है ना, इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है। एक हो गया अपना ईस्टर्न हिमालयन जोन, वहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है। फिर जो ट्रांस गैंजेटिक प्लेन है, ठीक है, यहाँ पर हाईएस्ट नेट सोन एरिया, इरीगेटेड एरिया, क्रॉपिंग इंटेंसिटी और जो ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन है ये हाईएस्ट है, तो इसके लिए इसको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद ये तो छोड़ो, बता दिया मैंने। इसके बाद तो
ये भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सटेंट एंड स्पेशल फीचर ऑफ एग्रो इकोसिस्टम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर एरिड का है, एरिड का एरिया अराउंड 38 मिलियन हेक्टेयर है, रेनफेड का 67, इरीगेटेड का 52, कोस्टल एरिया जो है कितना है हमारा 8129, और जितना लाइक रिजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा जो है कोस्टल एरिया बढ़ेगा, है ना। फिर हिल एंड माउंटेन का 27 है अराउंड। इरीगेटेड का याद रखना, इरीगेटेड का हमारा 72 मिलियन हेक्टेयर हो गया है अराउंड, ठीक है। ये अभी 2023 का डेटा है, और ये कहीं कहीं पे मतलब लेटेस्ट डेटा में, बहुत ज़्यादा लेटेस्ट डेटा में 78 भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी वो क्लियर नहीं है, ठीक है, कहीं कहीं पे लिखा है गवर्नमेंट की ही वेबसाइट में, बट अभी 72 ही याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर स्पेशल फीचर्स भी याद रखना, जैसे एरिड का है सीवियर वाटर डेफिसिट होगा, रेनफेड का ओकेजनल वाटर डेफिसिट होगा, नो वाटर डेफिसिट इरीगेटेड में होगा, है ना। सैंडी सॉइल, हाई रेनफॉल और साइक्लोन्स वगैरह आते रहते हैं यहाँ पर कोस्टल में, ठीक है। डीप स्लोप एंड वैलीज होंगी हिल्स एंड माउंटेन में। तो ये कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, याद रखना, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर एरिड इकोसिस्टम बोला है इसमें कि एरिड इकोसिस्टम में क्या फीचर्स हैं इसके, है ना। तो मेन फीचर क्या है कि हाई पोटेंशियल इवेपोरेशन होगा और लो रेनफॉल होगा। इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, रेनफॉल कम होगा, ठीक है। इसके बाद जो जीरोफाइट्स हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन एनुअल प्लांट्स हैं, है ना, ये पाए जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है इस पर। यहाँ पर इनका जो मेजर लाइवलीहुड है फार्मर्स का यहाँ पर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में, वो क्या है, एनिमल हस्बेंड्री, है ना, कपल्ड विद क्रॉप प्रोडक्शन, लाइक मेनली मिलेट्स होगा यहाँ पर, है ना। जैसे पर्ल मिलेट है, ग्रीन ग्राम है, सिसमी है, मस्टर्ड है ना, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हो जाती हैं। यहाँ पर एक लाइन लिखी है, मुझे इंपॉर्टेंट तो नहीं लगता बट है इंटरेस्टिंग वो, ठीक है, याद रख सकते हो। जैसे पहले ऐसे रीजन्स में खादिन का यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, टंका का यूज़ किया जाता है ह्यूमन पर्पज़ के लिए, है ना, वाटर स्टोर करने के लिए, और नाड़ी का यूज़ किया जाता है एनिमल पर्पज़ के लिए, ठीक है। ट्रेडिशनल वाटर सिस्टम है एरिड रीजन्स के, तो ये आ सकता है, ठीक है, याद रखना। फिर रेन फेड इकोसिस्टम बताया है इन्होंने, इसको देख लेना। इसमें जो रेनफॉल है अराउंड 500 से 1500 mm बारिश होता है यहाँ पर रेन फेड इकोसिस्टम में, है ना। फ्रीक्वेंट ड्राई स्पेल होगा, और ड्यूरिंग क्रॉपिंग सीजन जो है अर्ली विड्रॉल होगा मॉनसून का, या फिर ब्रेक मतलब रुक रुक के बारिश होगी, ठीक है। ये चीज़ मेनली जो सॉइल है ऐसे रीजन में वो होगा अल्फी सॉल और वर्टी सॉल, है ना। लाइव स्टॉक जो है मेनली कैटल फॉलोड बाय सीप, है ना, ये होगा यहाँ पर लाइव स्टॉक। फिर कोस्टल इकोसिस्टम को बता दिया 8129 किलोमीटर होगा, ठीक है। जो ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स हैं मेनली यही हैं अपने कोस्टल रीजन वाले एरिया, ठीक है। हिल एंड माउंटेन इकोसिस्टम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इरीगेटेड इकोसिस्टम जो है, ये पुराना डेटा है 37% कंट्री, बट अब हो गया 52% जो है इरीगेटेड है एरिया इंडिया का। जो एग्रीकल्चरल लैंड है ना, वो 52% इरीगेटेड है अब, ठीक है। क्योंकि टोटल लैंड कितना है अराउंड 142, इसका 72 मिलियन हेक्टेयर जो है आपका क्या है इरीगेटेड है, अराउंड 50 से 52% जो है इरीगेटेड है ना। ये हो गया एक्चुअली 138 अब हो गया है, ठीक है। तो ऐसे में ये 52 हो जाता है, 142 पहले था, अब हो गया 138, क्योंकि लैंड एरिया जो है कल्टीवेशन वाला वो भी तो रिड्यूस हो रहा है ना ईयर आफ्टर ईयर, तो अब हो गया 138। फिर यहाँ पर क्लाइमेट चेंज, यार कुछ छूटा है, एक मिनट, इसमें एक पेज जो है ऐड करना भूल गया मैं, वो मैं यहीं पे लिख के बता देता हूँ, है ना। दैट इज़ एग्रो इकोसिस्टम, ठीक है। एग्रो इकोसिस्टम क्या होती हैं? एग्रो इकोसिस्टम जो है इकोलॉजिकल सिस्टम ही होती हैं जिनको मॉडिफाई किया जाता है ह्यूमंस के द्वारा क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, है ना। नेचुरल सिस्टम को मॉडिफाई किया जाता है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, एग्रो इकोसिस्टम। और इंडिया को कितने एग्रो इकोसिस्टम में डिवाइड किया गया है? तो 5, है ना। 5 एग्रो इकोसिस्टम में इंडिया को डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से हैं? एरिड है,
सेमी एरिड है, ठीक है। इसके बाद इरीगेटेड है, इसके बाद कोस्टल है और हिल्स एंड माउंटेन है, ठीक है। तो ये 5 जो है आपके एग्रो इको सिस्टम हैं, जिसको मतलब इंडिया को डिवाइड किया गया है 5 एग्रो इको सिस्टम में, है ना। तो ये चीज़ भी याद रखना इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं अपन क्लाइमेट चेंज पे। तो क्लाइमेट चेंज यहाँ पर डेफिनेशन क्या दिया है, इट इज़ अ चेंज इन वेदर पैटर्न्स दैट लास्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ डिकेड्स टू मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो क्लाइमेट क्या होता है, हमने सबसे पहले बताया था कि किसी भी रीजन में 30 ईयर्स तक, है ना, कैसा क्लाइमेट रहा है, ठीक है, उसके बेसिस पे हम क्लाइमेट डिसाइड करते हैं उस पर्टिकुलर रीजन का, ठीक है। तो वो जो हमने क्लाइमेट डिसाइड किया कि सपोज सदर्न इंडिया का क्या है, ट्रॉपिकल है, नॉर्थ इंडिया का क्या है, सब ट्रॉपिकल है ना, टेम्परेट भी है और डिफरेंट क्लाइमेट्स हैं, ठीक है। तो उनमें चेंजेस आना, है ना, और मेनली किन में चेंजेस आता है क्लाइमेट चेंज में, प्रिसिपिटेशन में, ठीक है, प्रिसिपिटेशन पैटर्न हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, इनमें जो है मेनली जो है चेंजेस आता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और दिया है, फ्लक्चुएशंस ओवर पीरियड शॉर्टर दैन अ फ्यू डिकेड्स सच एज एल नीनो डू नॉट रिप्रेजेंट क्लाइमेट चेंज। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ऐसे फिनोमिना जो कि जिनका लेंथ है या फिर पीरियड, है ना, कुछ दशक से कम हो, ठीक है, उनको हम क्लाइमेट चेंज के अंडर में नहीं रखेंगे, है ना, क्योंकि वो चेंज होते रहते हैं, वो क्लाइमेट चेंज के कारण अफेक्ट होगा, ठीक है, बट उसको क्लाइमेट चेंज के अंडर में नहीं रखेंगे अपन। इसके बाद नेक्स्ट क्या है इसमें, IPCC, WMO, यूनेप, इंस्टीट्यूट्स से रिलेटेड मैं एक दिन अलग से जो है कोई लेक्चर बना दूंगा, जिसमें इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट जो कि बुक्स में मेंशन्ड हैं और नहीं भी हैं, जो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं जहाँ से, और उनका फॉर्मेशन ईयर क्या है, ठीक है, वो अलग से बात करेंगे। इसके बाद यहाँ पर दिया है सोर्सेस ऑफ एविडेंस, मींस क्लाइमेट चेंज का एविडेंस, क्योंकि बहुत से लोग क्लाइमेट चेंज को नहीं मानते हैं, है ना। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट, क्या बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, और वो जो लाइक एग्रीमेंट्स वगैरह है ना, उनसे वो विड्रॉ भी कर लेते हैं। पहले भी किया था उन्होंने, जब दोबारा प्रेसिडेंट बने तो तब भी किया उन्होंने, है ना। तो और लाइक कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो बोलते हैं क्लाइमेट चेंज इज नॉट चेंजिंग बट वी आर चेंजिंग, है ना। तो वो सब लाइक फिजूल की बातें हैं। क्लाइमेट चेंज एक्चुअल में हो रहा है और इंटेंसीफाई होगा अगर उसको कंट्रोल नहीं किया गया तो, ठीक है। और नेचर अपना बैलेंस खुद ही देख लेती है, दैट इज़ ट्रू, क्योंकि आप कितना भी डिस्ट्रॉय करेंगे वो अपना बैलेंस क्रिएट करने के लिए डिस्ट्रक्शन के फॉर्म में तो फिर वो चीज़ें आएंगी ही वापस में, ठीक है। तो इसका जो एविडेंस है, सबसे पहला कि ग्लेशियर्स का जो है पिघलना, है ना, ग्लेशियर्स का ग्लेशियर्स जो है मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर है क्लाइमेट चेंज का। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट चेंज, है ना। तो सबसे सेंसिटिव तो ग्लेशियर्स ही हैं, है ना। थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ा तो बर्फ़ जो है पिघलने लगती है, ठीक है। तो मोस्ट सेंसिटिव टेम्परेचर है, मतलब इंडिकेटर है क्लाइमेट चेंज का, ठीक है। फिर सी लेवल राइज है, कोरल रीफ्स का जो है ये होगा ब्लीच होना, है ना, टेम्परेचर का बढ़ना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, फॉरेस्ट फायर, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। फिर एक टर्म आता है डेंड्रो क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर डेंड्रो प्लस क्लाइमेटोलॉजी है ये। तो एक्चुअली क्लाइमेट चेंज का पता लगाना विद रिस्पेक्ट टू ट्री रिंग, है ना। ट्री रिंग के ग्रोथ के पैटर्न के बेसिस पे क्लाइमेट चेंज का, क्लाइमेट में वेरिएशन का पता लगाना, है ना, क्या कहलाता है, डेंड्रो क्लाइमेटोलॉजी। तो अगर क्लाइमेट जो है मीन्स अच्छा रहेगा, सुटेबल रहेगा, तो थिक जो है लेयर्स बनेंगी, जो रिंग्स हैं वो थिक रहेंगी, है ना। और वहीं अगर हार्श जो है क्लाइमेट है तो रिंग्स जो है नैरो बनेंगी। तो वहाँ पर यही दिया है, वाइड एंड थिक रिंग्स इंडिकेट अ फर्टाइल वेल वाटर्ड ग्रोइंग पीरियड वाइल थिन नैरो रिंग्स इंडिकेट अ नैरो लोअर रेनफॉल लेस दैन आइडियल ग्रोइंग कंडीशंस, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, दिया है तो आ सकता है।
इसके बाद ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, शॉर्ट में इसको बोलते हैं GHG, ग्रीन हाउस गैस। तो आप लोगों को पता है कि हम शॉर्ट वेव के फॉर्म में जो है सोलर रेडिएशन को रिसीव करते हैं। अब एमिट किस फॉर्म में करते हैं? लॉन्ग वेव के फॉर्म में, है ना। और कोई भी ऐसे पार्टिकल्स जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं, पार्टिकल हो गया, गैस हो गया, है ना, गैस मॉलिक्यूल है, जो कि जो ये रेडिएशन है इसको एब्जॉर्ब कर रहा है ना, सोलर रेडिएशन इसको एब्जॉर्ब करेगा और हीट पैदा करेगा और फिर हीट एमिट भी करेगा। तो सीधी सी बात है, सपोज़ ये एक बॉक्स है, इसमें सिर्फ 10 पार्टिकल हैं, है ना, ऐसे 10 पार्टिकल हैं, तो एक लिमिट तक ही वो जो है सोलर रेडिएशन को ट्रैप कर पाएंगे, बाकी तो फिर वापस चला जाएगा, आया और वापस चला गया, ठीक है। अब यही 10 की जगह 20 हो जाए, जस्ट डबल, है ना, 20 की जगह 100 हो जाए, 200 हो जाए, तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स बढ़े जो कि सोलर रेडिएशन को रिसीव कर रहे हैं, है ना, और हीट जो है एब्जॉर्ब कर रहे हैं, फिर हीट पैदा कर रहे हैं एब्जॉर्ब करने के बाद, और हीट रिलीज़ भी कर रहे हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा इन गैसेस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और एमिट करेंगे, उतना ज़्यादा फिर अपना अर्थ वार्म होगा, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस जो नेचुरल ग्रीन हाउस गैस है, जो नेचुरली पैदा हुआ था, है ना, जनरेट हुआ था एटमॉस्फेयर में, वो ठीक था, है ना, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस तक चले जाता, है ना। और इनके प्रेजेंस के कारण ही अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ सरफेस का, वो 15 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है ना। अब यही जो है टेम्परेचर कितना इंक्रीज़ हो गया है, तो 1.18 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है। 15 से 1.1 मीन्स 16.18 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ हो गया है अब, है ना। अर्थ का एवरेज टेम्परेचर की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ये 1 डिग्री टेम्परेचर जो है कम लग रहा होगा, बट ये पूरे अर्थ की बात हो रही है ना, जो पूरा ग्लोबली लार्ज एरिया में जो है ये इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसका इम्पैक्ट आज आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, फॉरेस्ट फायर हो रहा है ना। रिसेंटली अमेरिका में हुआ था, अभी कुछ साल पहले ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, इंडिया में जो पहाड़ हिल्स रीजन है वहाँ पर भी फॉरेस्ट फायर देखने को मिला होगा आपको, उत्तराखंड वगैरह है ना, नॉर्थ, तो यहाँ पर फॉरेस्ट फायर्स होते हैं। अब सीधी सी बात है, पतझड़ के टाइम पे पत्तियाँ गिरेंगी, सूखेंगी, तो जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो आग तो लग ही जाता है फिर, है ना। तो ये एविडेंस है क्लाइमेट चेंज का भी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। अब देखो 1 डिग्री टेम्परेचर हुआ है इंक्रीज़, तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, है ना, और इंक्रीज़ होगा तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी, हीट स्ट्रोक भी, है ना। अगर ऐसे गर्मी के टाइम पे आपने देखा होगा कोई सभाएं वगैरह लगती है ना, बाबा वगैरह का लगता है तो कितने लोग की डेथ हो जाती है, फिर ऐसे पॉलिटिशियंस का भी लगता है, तो ऐसे होते रहता है। ये चीज़ एविडेंस है ना, रिकॉर्डेड है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, दैट इज़ ग्रीन हाउस गैस। अब ग्रीन हाउस गैस के इंक्रीज़ होने से जो है अर्थ का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स इससे फेस करने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये भी याद रखना। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये शॉर्ट वेव के फॉर्म में जो है रिसीव करती हैं सोलर रेडिएशन को, और एमिट किस फॉर्म में करती हैं, तो इंफ्रारेड के फॉर्म में, है ना, थर्मल इंफ्रारेड रेंज के फॉर्म में इंक्रीज़ करती हैं। तो ये क्वेश्चन भी आता है, याद रखना। अब ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं, जैसे कि वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वगैरह हैं, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन और भी आता है, ODS, दैट इज़ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि ग्रीन हाउस गैस भी है और ODS भी है, तो वो कौन सा है अपना, CFC, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं ये दोनों हैं, ग्रीन हाउस गैस भी है और ODS भी है, ठीक है। बट जैसे नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, ये ODS नहीं है, ये ओजोन को डिप्लीट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रखना आता है कि कौन सा ODS है, कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, कौन सा दोनों है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब 1750 इंडस्ट्रीज़ जब नहीं आई थी, है ना, इंडस्ट्रीज़ जैसे कारखाने हैं अपने, जहाँ से कोल माइंस हैं, बहुत सारी चीज़ें जो जहाँ से मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले हम पीरियड मानते हैं 1750, के बाद जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ और बहुत ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हुआ, ठीक है। तो देखो 1750 के पहले कितना था, 280 ppm था कार्बन डाइऑक्साइड, आज कितना हो गया,
421 ppm हो गया है, करंट का डेटा है 2024 का डेटा, ठीक है, 421 हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का। तो विद इन 200 ईयर्स आप देखेंगे 250 ईयर्स में आपने 280 से 421 पहुंचा दिया, ठीक है। इट मीन्स अराउंड 141 है ना, 141 ppm जो है इंक्रीज़ हो गया, जस्ट इसका हाफ है ना, 1.5 गुना जो है बढ़ गया कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही आपका मीथेन बढ़ा है, नाइट्रस ऑक्साइड बढ़ा है, ओजोन बढ़ा है ना। इंडिया तो सेकेंड लार्जेस्ट एमिटर बन गया है नाइट्रस ऑक्साइड का आफ्टर चाइना। चाइना फर्स्ट है, सेकेंड इंडिया है। और नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन मेनली कहाँ से होता है, फर्टिलाइज़र वगैरह से है ना, नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र से। मीथेन का एमिशन सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है, लाइव स्टॉक से। लाइव स्टॉक आपका जो कैटल का फार्म है, सी फार्मिंग है ना, फैलो फार्मिंग है, इन सब से होता है मीथेन का एमिशन, फॉलोड बाय राइस के कल्टीवेशन से, है ना। क्यों होता है, कैसे होता है, अपन डिफरेंट लेक्चर में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे थर्मल पावर प्लांट्स हैं जिसमें कोल्स वगैरह का यूज़ किया जाता है, आपके व्हीकल्स वगैरह हैं, है ना, और भी चीज़ें, एरोप्लेन्स वगैरह बहुत ज़्यादा ये एमिशन करते हैं CO2 का, ठीक है। अब अगर परसेंट वाइज देखेंगे कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर कौन है, तो वाटर वेपर है। बट वाटर वेपर जो है ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है एटमॉस्फेयर में, है ना। अराउंड यहाँ पर आगे दिया होगा, शायद 2 से 3 दिन ऐसे रहता है टाइम पीरियड के लिए वाटर, है ना। बट परसेंटेज वाइज देखेंगे आप, क्लाउड्स वगैरह है ना, ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रीन हाउस गैस में, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस में। तो परसेंटेज के बेसिस पे देखेंगे तो ये है अपना सबसे ज़्यादा वाटर वेपर। वाटर वेपर ना हो तो ये आएगा आपका CO2, ठीक है। बट पोटेंशियल वाइज देखेंगे तो पोटेंशियल वाइज आगे देखेंगे अभी, ठीक है। तो पहला हो गया आपका वाटर वेपर, दूसरा है आपका क्लाउड्स, तीसरा है अपना कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, फिर बाकी माइनर 5%। ये रेंज में दिया हुआ है ना। इसके बाद ये याद रखना, ग्रीन हाउस गैस एमिशन मेजर्ड इन CO2 इक्विवेलेंट इंक्रीज एट एन एवरेज रेट ऑफ 1.6% पर ईयर, है ना। तो जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है पर ईयर कितना इंक्रीज़ हो रहा है, 1.6% के से इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, ये याद रखना। और इसके बाद जो है ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर री एमिट, हाँ ये सब तो बता दिया है मैंने। फिजिकल मीथेन इज़, हाँ ग्रीन हाउस गैसेस आर रिड्यूस्ड बाय नेचुरल प्रोसेस, जैसे कि कंडेंसेशन, केमिकल रिएक्शन, फिजिकल एक्सचेंज, है ना, एंड थ्रू दी अदर प्रोसेस। तो कंडेंसेशन एंड प्रिसिपिटेशन के थ्रू हम वाटर को रिमूव करते हैं ना एटमॉस्फेयर से। फिर मीथेन को हम केमिकल ऑक्सीडाइज्ड बाय केमिकल रिएक्शन, है ना, विद नेचुरली अकरिंग हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स एंड डिग्रेडेड CO2 एंड वाटर वेपर, ठीक है। तो इनका यूज़ करके हम मीथेन को जो है रिड्यूस करते हैं एटमॉस्फेयर से, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर डिजॉल्विंग इन द ओशियन रिएक्ट्स टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट आयंस। तो जो कार्बोनेट आयंस हैं उनको हम ओशियन में इंजेक्ट करते हैं, है ना। ओशियन इंजेक्शन एक अलग प्रोसेस है। तो उसके थ्रू जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड के कंसनट्रेशन को डिक्रीज़ करते हैं। और दूसरा फोटोसिंथेसिस के थ्रू भी तो हम रिड्यूस कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, इसलिए बोलते हैं मोर एंड मोर प्लांट्स लगाइए आप, है ना। बट ग्रीन हाउस गैसेस इतना ज़्यादा मतलब बढ़ गया एटमॉस्फेयर में कि अलोन प्लांट लगाने बस से चीज़ें हल नहीं होंगी, है ना। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। इसके बाद एमिशन सिनेरियो, ये याद रखना, द एवरेज रेसिडेंस टाइम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द एटमॉस्फेयर इज़ ओनली 9 days। ये याद रखना। मीथेन का कितना है, 12 ± 3, है ना, 12 ± 3 मीथेन का होता है। ईयर्स में है वो, याद रखना, डेज में नहीं है ना। फिर यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है। कार्बन का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल हम मानते हैं 1, ठीक है। और इससे कितने ज़्यादा जो है टाइम्स बाकी गैसेस हैं। तो यहाँ पर मीथेन का एवरेज लाइफ टाइम याद रखना 12 ± 3 ईयर्स है, ठीक है। और मीथेन का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, ये ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल एक्चुअली ईयर्स के बेसिस पे देखा जाता है कि एमिशन के 20 साल बाद कितना होगा, 25 साल बाद कितना होगा, 100 बाद कितना होगा, है ना, 500 ईयर्स बाद कितना होगा। तो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं गैसेस हैं जो जल्दी जो है
ख़त्म हो जाती हैं, रिड्यूस हो जाती हैं एटमॉस्फेयर से, बट कुछ तो सालों साल एटमॉस्फेयर में ही रहती हैं, है ना। तो मीथेन का लाइफ टाइम कितना है, 12 + - 3 ईयर्स, ये पूछा जा सकता है, याद रखना है इसको, ठीक है। इम्पैक्ट वगैरह दिया है फिर यहाँ पर, एलिवेटेड CO2, फिर मिटिगेशन स्ट्रेटजी वगैरह। इससे पहले अपन एक चीज़ और पढ़ लेते हैं इसमें, जो इम्पोर्टेंट है काफ़ी, जहाँ से क्वेश्चन आता है हर साल, है ना। तो ये चीज़ याद रखना है, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सीक्वेंस में भी आ जाता है ये, और क्या बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कितना है वो भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जो आपका सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड है ना, सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड, उसका कितना है 23,900 ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, है ना। मीथेन का है अराउंड 2100 बोला हूँ, 21 है, 21 से 25, ठीक है, ओवर द ईयर्स, है ना, कम ज़्यादा होते रहता है। नाइट्रस ऑक्साइड का 298 से 310 है ना, लाइक 20 साल बाद अलग होगा, 30 साल बाद अलग होगा, है ना, तो उसके बेसिस पे है, ठीक है। तो 298 से 310 होता है। HFCs का 150 से 11,700 के बीच में होता है, क्योंकि डिफरेंट HFCs होती है ना। अब जितना फ्लोराइड कंटेंट होगा जनरली, उतना ज़्यादा उसका पोटेंशियल होगा। जैसे यहाँ पर F6 है ना, तो 23,000 है इसका, ठीक है। फिर पर फ्लोरोकार्बन्स हैं, है ना, 9200, 6500 से 9200 समथिंग है। ये प्राइमरी लाइक करंट सोर्सेस याद रख लेना। लाइफ टाइम देखो यहाँ पर SF6 का 3200 है, पर फ्लोरोकार्बन्स का कितना है 50,000 ईयर्स तक है ना। और नाइट्रस ऑक्साइड का 120 ईयर्स समथिंग है। मीथेन का 12 + - 3 है। कार्बन डाइऑक्साइड का 50 से 200 है ना। तो ये चीज़ याद रख, इनका सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है ना, इनको याद रखना है। फिर इसको यहाँ पे देखना होगा तो देख सकते हो, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का 1 हो गया है ना 100 ईयर में, 20 ईयर्स में, ठीक है। तो इसको भी देख सकते हो। इसके बाद क्लाइमेट चेंज में छोटी छोटी चीज़ें बहुत है, जो अपन क्लास में जो एक्चुअल जो कोर्स है ना उसमें पढ़ेंगे। डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, है ना, कार्बन ऑफसेट वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, कार्बन ट्रेडिंग वगैरह, ठीक है। तो सब अपन क्लास में पढ़ेंगे। और यहाँ पर बुक में जितना दिया है मैं उतना बस कवर कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं नए नए टर्म से, और वो चीज़ें सब टर्मिनोलॉजी में दी हुई हैं, ठीक है। तो उसको वहाँ पर अपन कवर करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो बाकी चीज़ें जो है कोर्सेज में हम लोग कवर करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। लाइक रिसेंट में कंसंट्रेशन कितना है मीथेन का, नाइट्रस ऑक्साइड का, ठीक है, वो सब डिटेल में वहाँ पर अपन कवर करेंगे। मैं बुक में जितनी चीज़ें दी हुई हैं बस उतना बस कवर करूँगा, ठीक है इसमें, क्योंकि ऐसे में फिर अगर सिर्फ आप क्लाइमेट चेंज पढ़ेंगे तो एक लेक्चर डेडिकेटेड चाहिए उसके लिए, एक से ज़्यादा लेक्चर भी लग सकते हैं, है ना। बहुत सी चीज़ें होती हैं समझाने के लिए। ग्रीन हाउस गैसेस में आप अगर पर्टिकुलरली डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत सी चीज़ें होंगी उसमें, है ना। तो सब लेक्चर में अपन जो मेन कोर्स है उसमें अपन पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर जितना बुक में दिया हुआ है उसके अलावा थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा अपन कवर करेंगे, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर देखो, अगर क्लाइमेट चेंज को हमें कम करना है तो उसके 2 मेजर्स हैं एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो हो गया आपका मिटिगेशन, है ना, और दूसरा आता है एक एडेप्टेशन, ठीक है, एडेप्टेशन। तो मिटिगेशन में क्या होता है, ऐसे मेथड्स का यूज़ करना जिससे ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम हो, है ना, या रिड्यूस हो। ऐसे मेथड्स को हम, मेजर्स को क्या बोलेंगे, मिटिगेशन। और एडेप्टेशन ऐसे मेजर्स को अपनाना जिससे हम चेंजिंग क्लाइमेट में क्रॉप प्रोडक्शन कंटिन्यू रख सकें अच्छे से, है ना। तो जैसे आप देखेंगे मिटिगेशन का एग्जांपल क्या हो जाएगा, एफॉरेस्टेशन हो गया, मीन्स और पेड़ लगाओ, ठीक है। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर हो गया, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो गया सॉइल में, ठीक है, सॉइल में कार्बन को सिक्वेस्टर करना, है ना। एडाप्टेशन में आपका क्या हो जाएगा, क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर, है ना, क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग, ये सारी चीज़ें एडेप्टेशन में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये इतना ही था इसमें। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। कोर्स से रिलेटेड आप जो है विजिट कर सकते हैं हमारा वेबसाइट learn.turkeyagriculture.com, और व्हाट्सएप में भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। क्लाइमेट चेंज से जितनी भी चीज़ें मैंने बताई वो लिख लेना बुक में ही, और स्टिल कुछ क्वेरी रह जाता है तो कमेंट कर सकते हो। और दूसरा, डिटेल में जो है हम लोग क्लास में ही पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं ना, इसमें बुक में जो है हम
जितना बुक में दिया है उतना ही कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।